Hello everyone, this is Monica Dua, your geography faculty. Welcome to Safal Batch. तो I hope everyone is totally fine. आज की क्लास में हम लोग जो है अपना थर्ड चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। थोड़ा सा हम इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या बात करी थी, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था रेखा नाम की एक लड़की थी, उसकी स्टोरी से, ठीक है। और उसके बाद जो है जब रेखा जो है दिल्ली गई थी तो उसके दिमाग में किस किस तरीके के क्वेश्चंस अराइज हुए थे जब उसने जो है एक तरफ बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स देखी और एक तरफ वहीं उसने जब स्लम एरियाज देखा, तो दो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में एक साथ इमर्ज हुए थे, एक था डेवलपमेंट और एक था अंडर डेवलपमेंट। क्लियर। तो उसी चैप्टर को या उसी वर्ड्स को थीम मानते हुए हमने उस चैप्टर में, मतलब ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने डेवलपमेंट के ब्रॉड मीनिंग की बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है, ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। जिसमें हमने बात करी थी यूएनडीपी रिपोर्ट की, कि जो यूएनडीपी रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया है बेसिकली जो है डेवलपमेंट के बेसिक इंडिकेटर्स जो है वो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज होने चाहिए, ना कि इनकम होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या माना जाता था, जितनी ज्यादा इनकम उतना ही ज्यादा क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट। बट धीरे धीरे ये अप्रोच जो है वो चेंज होती गई। अब लोगों ने जो है, अब यूएनडीपी ने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के ब्रॉड एस्पेक्ट को देखना स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट को फ्रीडम माना गया। और ये जो ब्रॉड एस्पेक्ट दिया गया था, ये मैंने आपको बताया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था और साथ ही साथ महबूब अल हक ने भी दिया था। क्लियर, ठीक है, हमने उसकी बात करी। फिर हम लोगों ने बात करी कि जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जैसे डेवलपमेंट की रिपोर्ट जो यूएनडीपी पब्लिश करता है, ऐसे ही हमारे इंडिया में जो है डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो प्लानिंग कमीशन क्या करता है, पब्लिश करता है। क्लियर, जो कि अब आपको पता है प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब वो नीति आयोग बन चुका है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था डेवलपमेंट के लिए फिर वो उसकी जो यूनिट्स होती हैं वो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज होती हैं। क्लियर। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जो डेवलपमेंट होता है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक अटेनमेंट्स की बात करी थी, ठीक है, कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक कंट्री के जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली जो है डेवलप्ड है या नहीं है। आज की क्लास में हम बाकी के इंडिकेटर्स की बात करेंगे और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तो रिकैप कर ही लिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक तो हेल्दी लाइफ की, कि कौन कौन से ऐसे आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो हेल्दी लाइफ को पता चलता है कि एक पर्सन जो है वो हेल्दी लाइफ जी रहा है या नहीं जी रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं। फिर उसी इंडिकेटर्स को हम लोग इंडिया के एस्पेक्ट में देखेंगे कि इंडिया का हेल्थ स्टेटस क्या है। क्लियर, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन की बात करेंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2014 में, स्वच्छ भारत मिशन। इसके मेजर एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन में बेसिकली जो है गवर्नमेंट किन किन फैक्टर्स के ऊपर काम करती है। एंड एट द एंड हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया की, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, मतलब जो प्लानिंग कमीशन लेकर आती है, उसमें कौन से स्टेट्स का क्या क्राइटेरिया है, क्या उनका पोजीशन है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा पॉल्यूशन और जो एनवायरमेंट रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। क्लियर। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हेल्दी लाइफ होती क्या है, व्हाट इज हेल्दी लाइफ। तो कह रहे हैं लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड ailment and living a reasonably long life span are indicative of healthy life। मतलब हेल्दी लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है ठीक है जी रहे हैं, दैट इज अ लाइफ। नो, हेल्दी लाइफ का मतलब ये है कि आपकी लाइफ जो है वो कोई सीरियस जो इलनेस होती है, देखो छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ आप कोई सीरियस इलनेस से सफर कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफ। क्लियर। तो आपको आपकी जो लाइफ है उसमें ऐसी कोई मेजर इलनेस नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट का मतलब होता है कि जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा
कई लोग होते हैं उनको बैक टू बैक कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है जो उनको एक लंबे टाइम तक रहती है, जैसे जोड़ों, आपने बड़े बूढ़े लोगों को देखा होगा कि उनको घुटने में बहुत ज्यादा, नीज में बहुत पेन रहता है, कईयों की यहाँ पीछे डिस्क में प्रॉब्लम हो जाती है जो उनको लंबे टाइम तक रहती है, जिसकी वजह से वो बैठ नहीं पाते हैं या उनको खड़े होने में दिक्कत आती है। तो ये भी अगर प्रॉब्लम है तो इसका मतलब द पर्सन इज नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफ। क्लियर। और इसके अलावा अगर एक पर्सन अच्छा लाइफ स्पैन, ठीक है, जी पा रहा है, तो ये भी किसका इंडिकेटर होता है? हेल्दी लाइफ का होता है। अब एक पर्सन आया, ठीक है, उसके बाद वो उसकी जल्दी डेथ हो गई, क्लियर, तो इसका मतलब उसने एक लॉन्ग लाइफ स्पैन नहीं किया, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड लाइफ जो एक ड्यूरेशन होती है वो उसने नहीं जी है। क्लियर। तो ये जो तीनों इंडिकेटर्स होते हैं, अगर ये तीनों इंडिकेटर्स हैं, इट मींस द पर्सन इज लिविंग अ हेल्दी लाइफ। इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन जो है वो क्या है? हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहा है। आई गेस यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ अ हेल्दी एंड रीजनेबली लॉन्ग लाइफ। अब बात यह आती है कि हम इन हेल्दी लाइफ को के जो इंडिकेटर्स की जो हम लोगों ने बात करी है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलता है? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर। देखो नेटल हेल्थ केयर क्या होता है? नेटल होता है बेसिकली जो आपका कंसीविंग पीरियड होता है, ठीक है, कंसीविंग पीरियड से के टाइम पर, यानी कंसीविंग से मतलब जब कंसीव किया हुआ है, ड्यूरिंग वो जो आपके 9 मंथ्स होते हैं वो, और उसके बाद की जो हेल्थ केयर है, अगर वो फैसिलिटीज किसी भी कंट्री के अंदर अच्छी है तो इसका मतलब वो पर्सन जो है वो एक हेल्दी लाइफ सस्टेन करेगा। क्लियर। वहां से पता चलता है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर देखो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जब कंसीविंग पीरियड होता है उसमें कुछ टाइम के बाद, जैसे 9 मंथ्स का टाइम होता है तो 3 या 4 मंथ्स के बाद ही जो होता है कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी या फिर प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रखा गया, मदर ने जो है वो अच्छा न्यूट्रिशनल खाना नहीं खाया या उसने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। ये तो हो गया प्री नेटल फैसिलिटी। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट नेटल फैसिलिटी की बात करते हैं। तो पोस्ट नेटल फैसिलिटी होगी, जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा सिनेरियोज आ जाते हैं जिसकी वजह से जो होता है कई बार व्हाइल गिविंग द बर्थ टू अ बेबी कई बार मदर्स की भी डेथ हो जाती है। तो यहां पे भी क्या पता चलता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है आर नॉट अप टू द मार्क। क्लियर। तो यहां से क्या होता है, अगर ये चीजें फैसिलिटीज अच्छी हैं, यानी कंसीविंग के टाइम पर और आफ्टर आफ्टर गिविंग बर्थ अगर हेल्थ केयर अच्छी है या फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से मिल रही है, तो उससे क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो कम हो जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप लोगों को पता ही होगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, ठीक है, जो आप 1000 लाइव बच्चों के ऊपर जो है निकालते हो उसको आप क्या बोलते हो? नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, ठीक है। क्लियर। एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर। पोस्ट डिलीवरी डेथ्स अमंग मदर्स, ठीक है। तो अगर ये चीजें मतलब सही चल रही है, मतलब पोस्ट डिलीवरी मदर अच्छे से मतलब मदर जो है वो अच्छे से सुटेबल लाइफ जी पा रही है, उसकी हेल्थ में कोई इश्यूज नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हैं। दूसरा है ओल्ड एज हेल्थ केयर। ओल्ड एज हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है भाई? ओल्ड एज में सिर्फ ओल्ड एज तक पहुंच गए, आपको पता है ओल्ड एज में जाने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उस टाइम पे ओल्ड एज लोगों को जो है प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, ये भी एक इंडिकेटर होता है हेल्दी लाइफ का। तीसरा क्या होता है? एडिक्वेट न्यूट्रिशन। ये तो सबसे मेन है। क्यों? देखो आप लाइफ जी रहे हो लेकिन आप न्यूट्रिशनल खाना नहीं खा रहे हो, तो एट द एंड वो आपको दिख नहीं रहा है। जैसे कोई इंसान बहुत थिन होता है या थिक होता है, ठीक है, क्लियर, तो होता क्या है कि वो जी तो रहा है, ठीक है, उसको कोई डिजीज नहीं है, ऊपर से दिख रहा है, लेकिन एट द एंड वो न्यूट्रिशनल खाना नहीं खा रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम तो है ना अंदर से। वो बात अलग है कि वो डिजीज या वो प्रॉब्लम अभी दिख नहीं रही है, शायद वो आगे समझ आएगी। क्लियर। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल खाना मिलता रहे। क्लियर। और सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल, ये तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो अगर ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन जो है वो हेल्दी लाइफ स्पेंड कर रहा है। और आपको भी पता है, ये चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ी भी होगी कि अगर एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो ही जो है नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकता है। क्लियर। अब जैसे मान लो कोई आपने जैसे स्टोरीज भी पढ़ी होगी, एक 10th में जब हम लोग 9th 10th में हम ज्योग्राफी पढ़ते थे, आप एक स्टोरी आई थी उस टाइम पे कि 2 स्टूडेंट थे, ठीक है, एक का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, हाइपोथेटिकली ले लो। एक स्टूडेंट जो था
वो जो है उसकी हेल्थ अच्छी थी, उसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद वो रूरल एरिया से था वो, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, ठीक है, और आगे उसकी आगे जनरेशन ने भी लाइफ अच्छी स्पेंड करी, ठीक है। साथ ही उसी का ही एक फ्रेंड था, ठीक है, वो पढ़ना तो चाहता था लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उसकी हेल्थ उसका ध्यान नहीं दे रही थी, उसका साथ नहीं दे रही थी, मतलब उसकी हेल्थ में कुछ इश्यूज थे, क्लियर। उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था, रीजन क्योंकि उसके मम्मी पापा जो है वो उतना अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो एक मिनिमम जो खाना होता है, एक टाइम मिनिमम जो एक न्यूट्रिशनल जो कैलोरीज चाहिए होती है वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्लियर। तो इसकी वजह से वो पर्सन जो है हेल्थ इश्यूज की वजह से ना एजुकेशन ले पाया, और उसके बाद जो है फिर जब उसकी एजुकेशन करने की एज निकल गई तो उसके बाद जो है उसने जो है ऐसे ही छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ दो स्टोरी से हमें क्या समझ में आया कि आपकी हेल्थ जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्लियर। तो हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आप कंट्री के कॉन्ट्रीब्यूशन में ध्यान दे सकते हो, अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडिया की क्या सिचुएशन है हेल्थ सेक्टर में, क्लियर। यानी इंडिया का हेल्थ स्टेटस क्या है, जब हम आजाद हुए थे तब इंडिया का हेल्थ स्टेटस क्या था, अब इंडिया का हेल्थ स्टेटस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया हैज डन रीजनेबली वेल इन सम ऑफ द हेल्थ इंडिकेशन लाइक डिक्लाइन इन डेथ रेट। अगर हम डेथ रेट की बात करें तो हमारी डेथ रेट कम हो गई है, 25.1 पर 1000 हो गई है, 1951 में थी ये, और अब कितनी हो गई है, ये 6.5 पर 1000 हो गई है 2015 के अकॉर्डिंग। यानी डेथ रेट्स हमारी कम हुई है। अब एक बात बताओ, अगर डेथ रेट्स हमारी कम हुई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोगों की हमारी जो बेटर क्या हुई है, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है। क्या हुई है, हमारी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, या हमारी फैसिलिटीज जो है वो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, क्लियर। तभी तो डेथ रेट कम हुई है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी जो है 148 पर 1000 से लेकर अब कितनी हो गई है, 37 हो गई है, क्लियर, ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सेम वही बात है, 1951 से लेकर 2015 के बीच में अगर आप देखोगे तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसका मतलब क्या है कि अब जो लोग पैदा हो रहे हैं, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो जी रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्लियर। It also succeeded in increasing life expectancy at birth from 37.1 years to 66.9 years from males। हाँ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है मेल्स की, पहले वो कितनी हुआ करती थी, 37.1 ईयर हुआ करती थी, लेकिन अभी वो कितनी हो गई है, 66.9 ईयर्स हो गई है। और फीमेल्स का अगर आप देखोगे तो 36.2 से लेकर कितनी हो गई है, 70 ईयर्स हो गई है, क्लियर। तो यहाँ भी यानी अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। ब्रॉट डाउन बर्थ रेट फ्रॉम 40.2 टू 20.8 ड्यूरिंग द सेम ईयर्स। हाँ, हमारी बर्थ रेट भी कम हो गई है। अब देखो बर्थ रेट क्यों कम हुई है, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड बर्थ रेट। लोग क्या हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, एजुकेशन मिल रही है। अब एजुकेशन समझ में आ रही है तो फैमिली प्लानिंग समझ में आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो मतलब वही है, फैमिली प्लानिंग को लेकर वो अवेयर हो चुके हैं, क्लियर, जिसकी वजह से हमारी बर्थ रेट पे भी कंट्रोल आ गया है, जो कि 40.8% थी, अब कितनी हो गई, 20.8 हो गई है, क्लियर। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, हेल्थ स्टेटस के मामले में जो है इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया है, क्लियर। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या ये हेल्थ स्टेटस, ये तो था ओवरऑल, हम लोगों ने ओवरव्यू लिया, कलेक्टिवली लिया। अब हम बात करेंगे कि क्या रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ही सेम इसी तरीके का इंप्रूवमेंट हुआ है, क्लियर, या जेंडर वाइज अगर हम देखेंगे, ठीक है, मेल और फीमेल वाइज, तो भी क्या इसी तरीके का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो लेट्स सी। तो कह रहा था सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग, वो थे पॉजिटिव। अब हम थोड़ी बात करने वाले नेगेटिव की। व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर एंड रूरल एंड अर्बन हेल्थ स्पेसिफिक, मतलब अगर आप रूरल और अर्बन एरियाज की तरफ अगर आप देखते हो तो अर्बन एरियाज में बेशक हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, लेकिन रूरल एरियाज में अब अगर भी अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसी जगह भी हैं जहां पे हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल नहीं है, क्लियर, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, लोगों को इलाज कराने के लिए कहाँ आना पड़ता है, शहरों में आना पड़ता है। सेम फॉर द जेंडर में भी अगर आप देखोगे तो मेल्स की सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हुई है, बट फीमेल्स की अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, सेक्स रेशियो देखोगे तो अभी भी इंडिया का बहुत कम है। फिलहाल खैर अब तो थोड़ा इंप्रूव हो गया। अगर मैं अभी 22 की बात करूं तो अभी इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 1020 है, ठीक है, 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करूं तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो था वो बहुत ही कम था, दैट वाज 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, क्लियर।
The findings of 2011 census of India are very disturbing, particularly in case of child sex ratio in the age group of 0 to 6 years. क्या देखोगे आप, जो 0 to 6 years की एज ग्रुप है उसमें आपको जो आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा वो बहुत ही मतलब खराब देखने को मिलेगा. रीजन ये है, देखो वही बात है, गर्ल्स का जैसे अब आपको पता है कि लोग जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हैं. ऑल्दो हमारे इंडिया में बैन है बट इलीगली कई बार लोग करवा भी लेते हैं. ठीक है, तो फिर जब पता होता है कि फीमेल है मतलब लड़की है तो फिर आपको भी पता है कि पहले ही उनको क्या कर दिया जाता है, चीजों को गलत कर दिया जाता है. क्लियर. तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, ये हमारे इंडिया में बहुत ही डिस्टर्बिंग है. क्लियर. The other significant features of the report are with the exception of Kerala. केरला को अगर मैं छोड़ दूं तो चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे इंडिया में जो है वो सभी स्टेट्स में कम हुई है. क्लियर. चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे इंडिया में कम हो रही है. द मोस्ट अलार्मिंग इन द डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, इट इज बिलो 850 फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल चिल्ड्रन. मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ. 2000 अगर 11 का अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है. इंडिया की अगर आप सेक्स रेशियो देखोगे तो वो कितनी है 2000 अगर 11 के अकॉर्डिंग आप देखोगे. ठीक है, तो वो है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल. ठीक है, पर 1000 मेल्स. क्लियर. ये आप देखोगे. और यही जो है 2000 अगर आप 1 में देखोगे तो 2001 में, ठीक है, इस 2001 को हम ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा. क्लियर. 2001 में अगर आप देखोगे, क्लियर, तो इंडिया की जो सेक्स रेशियो थी वो कितनी थी, वो थी 933. तो ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ ना. कितनी थी 933, यानी 10 सालों में बस इतना ही इंप्रूवमेंट हुआ है. 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ठीक है. और अगर अभी, वैसे तो देखो अभी का डेटा आया नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अब इंडिया का सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है. अब इंडिया का सेक्स रेशियो 1 अभी एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ 2022 की, तो अभी इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो कितना हो गया है 1020 फीमेल्स. ठीक है, पर 1000 मेल्स. ठीक है, कितना हो गया है पर 1000 मेल्स. क्लियर. तो चलो ओवरऑल तो अगर आप देख रहे होगे इंप्रूवमेंट है, लेकिन अगर आप हरियाणा का देखोगे तो हरियाणा की सेक्स रेशियो बहुत कम है. ठीक है, तभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन भी चलाया गया था. अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा की सेक्स रेशियो की बात करूं तो हरियाणा की जो सेक्स रेशियो आई थी वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग आई थी. पता है कितनी आई थी? अगर मैं 2001 की बात करूं तो इसमें थी मैं बताती हूँ आपको, 879 थी. ठीक है, और इस टाइम पे 861 थी. क्लियर. और अगर 2011 में देखोगी तो वो 879 थी. तो क्लियर. तो यानी अगर वैसे 2011 में अगर हम कंट्री की देखते हैं तो वो कितनी है 940. तो आप देख रहे हो इसके कंपेरेटिवली ये कितनी क्या है, कम है. आपको दिख रहा है. कंट्री वाइज अगर आप देखोगे इंडिया की जो सेक्स रेशियो थी वो 2011 के अकॉर्डिंग 940 है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है. देखो ये रहा 940. क्लियर. अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो अभी ये कितनी है, कम है. क्लियर. 2011 के अकॉर्डिंग कम है. इसी वजह से आपको पता भी होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर ये कैंपेन्स जो है वो स्टार्ट हुए, वो इसीलिए ही स्टार्ट हुए ताकि सेक्स रेशियोज जो है वो इंप्रूव की जाए. और पर्टिकुलरली आप, और ऐसा नहीं कि हरियाणा कोई आप समझ रहे हो कि किसी उसमें आता है कम डेवलप्ड स्टेट्स में आता है. हरियाणा पंजाब को अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि हरियाणा और पंजाब में सबसे पहले क्या आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी. तो ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटस है लोगों का अच्छा है, बट अगर फिर भी आप देखोगे तो सेक्स रेशियो के कंपेरेटिवली के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा का जो है वो काफी कम हुआ है. ये देखो ये रहा. क्या ये रहा. ठीक है, द डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब दैट इज बिलो 850 फीमेल. ठीक है, 850 फीमेल से भी कम है. क्लियर. समझ आ रही बात. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए. यस, तो अब देखो, क्योंकि अब हेल्थ है, अब हेल्थ किससे कनेक्ट करती है, हेल्थ आपकी कनेक्ट करती है किससे, इन्वायरमेंट से. सिंपल सी बात है. क्यों? क्योंकि अगर अच्छा देखो ना, अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो उसके लिए आपको भी पता है सैनिटेशन होनी चाहिए. ठीक है, और जैसे लोग जो है वो जो ये कूड़ा कचरा जगह जगह फैला देते हैं, इन सारी चीजों से भी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इसी चीज को लेकर जो है स्वच्छ भारत मिशन हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया. ठीक है, तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है हमारी गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ठीक है, स्वच्छ भारत
मिशन ये हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया था, लॉन्च, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर, ठीक है, 2014 को लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था। एम क्या है इसका? टू एम एट पॉल्यूशन फ्री इंडिया, ठीक है, कि इंडिया को क्या करना है? पॉल्यूशन फ्री करना है। अब देखो पॉल्यूशन फ्री इंडिया करना है, ठीक है, अब पॉल्यूशन फ्री इंडिया करना है, ये इसका मेजर एम है। अब यहाँ पे जो पॉल्यूशन टर्म है ना, ये आप ध्यान रखना, मल्टी डायमेंशनल है। पॉल्यूशन में हर तरीके का पॉल्यूशन आता है, फिर वो चाहे आपका सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे लैंड पॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका नॉइस पॉल्यूशन हो, कोई भी पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन में आपके हर तरीके के पॉल्यूशन आते हैं। क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहे स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। अब ये बात देखो, पहले हम बात करेंगे कि मेनली इन्वायरमेंट में इश्यूज आते कैसे हैं। तो द रिलीज ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सीवरेज एंड ओपन डिफेक्शन, देखो जो भी इंडस्ट्री से वो निकलता है, रिलीज होता है, ठीक है, जो भी आपकी टॉक्सिक गैसेस निकलती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपका वेस्ट निकलता है, उसकी वजह से आपका एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। ओपन डिफेकेशन का मतलब क्या है? कि जो लोग खुले में ही जो है आपको बताइए शौच कर देते हैं, क्लियर, उससे होता है। तो इसकी वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन इन्वायरमेंट, पर्टिकुलरली क्लीन एयर, वाटर, नॉइस फ्री एम्बियंस एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स आर प्री रिक्वेजिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात ध्यान रखना कि हेल्दी अगर माइंड जो है, आप देखो ना, जब तक इंसान हेल्थ वाइज सही नहीं होगा तब तक वो एजुकेशन भी अच्छी नहीं ले पाएगा। तो हेल्थ को सबसे पहले मेंटेन करना जरूरी है। अब हेल्थ मेंटेन आपकी तब होगी जब आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है, जब आपको क्लीन एयर मिलेगी सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, जब आपका आप पोर्टेबल वाटर पी रहे होगे, गलत गंदा पॉल्यूटेड वाटर पियोगे तो फिर आपको कोई ना कोई इश्यूज हो जाएंगे। क्लियर? नॉइस फ्री एम्बियंस होगा, ठीक है, अदरवाइज नॉइस फ्री एम्बियंस इसलिए, वरना शोर शराबा या हर टाइम पे नॉइस पोल्यूशन रहेगा तो क्या होगा? स्ट्रेस हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? वो सारी चीजें। और हाइजेनिक सराउंडिंग्स होनी चाहिए, सराउंडिंग्स हाइजीन होनी चाहिए, आप जिन रोड्स पर जा रहे हो वो क्लीन होने चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत जरूरी थी। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन में जो है वो बातें हुई क्या क्या है। ठीक है, तो आपको ये भी बता दिया कि देखो म्यूनिसिपल वेस्ट जो है वो निकलता है, उसकी वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो जाता है, उसमें पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। ओपन डिफेक्शन इन रूरल एरियाज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड मेनी स्टेप्स टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स एंड स्वच्छ भारत मिशन इज वन ऑफ दीज। मतलब स्वच्छ भारत मिशन जो है ये सबसे मेजर स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। क्लियर? तो चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ लेना, मतलब मैं पढ़ा तो रही हूं, ये ऑब्जेक्टिव्स आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो क्या है, ओपन डिफेक्शन फ्री जो है वो आपको करना है। ठीक है, मतलब कि जो आपने देखा होगा जगह जगह पर पब्लिक टॉयलेट्स खुल गए हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स खुल गए हैं। ठीक है, जिन कम्युनिटीज में मान लो नहीं है टॉयलेट्स तो वहां पर एक कॉमन टॉयलेट बना दिया जा रहा है। वो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि लोग ऐसे खुले में कहीं खड़े होकर ना करें। क्लियर? क्योंकि इससे हाइजीन इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको इस तरीके से मैनेज करना है कि वो एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूशन ना क्रिएट करे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो आपके ये होते हैं टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, कम्युनिटी टॉयलेट हो गया, ठीक है, और पब्लिक टॉयलेट्स। अब आपने देखा होगा ना सुलभ शौचालय, ये स्वच्छ भारत मिशन के कैंपेन के अंडर ही बनाए गए हैं। क्लियर? क्योंकि पहले यही होता था कि लोगों का यही एक्सक्यूज होता था कि कोई आसपास टॉयलेट ही नहीं था इसीलिए कहीं भी कर दिया। तो रीजन यही है कि अब जो है पब्लिक टॉयलेट्स और कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए गए हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, मेकिंग सुपरविजन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल एलपीजी। देखो एलपीजी को आप ध्यान में रखना, एलपीजी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने जो है, मैं यहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट पेज पे ही बताती हूँ। ठीक है, सप्लाई, एक सेकेंड देखते हैं क्या ये, हाँ, क्लीन एनर्जी फ्यूल, क्लीन एनर्जी फ्यूल, ठीक है, एनर्जी फ्यूल एलपीजी
जो है वो पहुंचाई है। तो आपको पता है इसको लेकर हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है? पता ही है आपको, उज्ज्वला स्कीम लॉन्च करी है। ये ध्यान रखना, ये आपके ना उसमें नहीं दिया हुआ, ये मैं आपको आपके एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए बता रही हूँ कि कल को अगर स्वच्छ भारत मिशन का क्वेश्चन मान लीजिए आपके बोर्ड्स में भी आता है, ठीक है, अभी तो आपके बोर्ड्स भी होने हैं, तो आप ये ऐड ऑन करके आ सकते हो, ठीक है। उज्ज्वला जो स्कीम है, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम उन्होंने लॉन्च करी है, ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर कर देना, उज्ज्वला स्कीम लॉन्च करी है। और उज्ज्वला स्कीम जो है वो कब लॉन्च हुई थी? 1 मई 2016 से लॉन्च हुई थी, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 1 मई 2016 से लॉन्च हुई थी। एम क्या है? ठीक है, बीपीएल फैमिलीज को एलपीजी क्या देना? सिलेंडर प्रोवाइड कराना। बीपीएल फैमिलीज को एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड कराना, क्योंकि पहले वो चूल्हे वगैरह में बनाती थी, अब उससे आपको भी पता है उनसे क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस भी निकलती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और एलपीजी क्या होता है? क्लीन एनर्जी फ्यूल होता है, ठीक है। तो एलपीजी प्रोवाइड कराने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम में क्या किया गया है? 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी। ये मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ आपको। और एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो बीपीएल फैमिलीज को प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्लियर? वैसे मैं आपको बता दूं, 1 मई इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज, अगेन फिर वही बात है, आपको पता ही है ज्योग्राफी सो वास्ट, इतनी वास्ट है और कनेक्टेड है चीजें, तो जहां पे भी लगता है ना यार ये चीज भी बतानी चाहिए तो बता देनी चाहिए। क्यों? देखो नॉलेज जितनी मिले उतनी कम है, कहीं ना कहीं तो काम आएगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर डे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे। क्लियर? ये भी आप ध्यान रखना। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो 1 मई, क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया। तो गवर्नमेंट ने देखो, ठीक है, क्लीन एनर्जी फ्यूल प्रोवाइड कराने के लिए जो है क्या किया है? उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की है। वो इसलिए ताकि जो डोमेस्टिक पॉल्यूशन होता था, जो वो उन्हीं से ही, जो मैंने आपको बताया ना, चूल्हे वगैरह पे जब रोटी बनती थी तो उसकी वजह से जो धुआं बहुत निकलता था, ठीक है, ऑल्दो चूल्हे की रोटी बहुत टेस्टी होती है, मैंने भी खाई हुई है, बट क्योंकि हेल्थ इश्यू सबसे मेन है ना, तो वो कम करने के लिए ये किया गया है। प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मैंने आपको बताया था, द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, ताकि वाटर से जो डिजीज होते हैं, अगर टॉक्सिक पानी पियोगे तो डिजीज भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रमोटिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे आपकी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनके यूजेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा। स्वच्छ भारत मिशन के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपके एनर्जी रिसोर्सेज, जो आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर बात की जा रही है। क्लियर? पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसी के अंडर जो है स्वच्छ भारत मिशन के अंडर ही जो है उज्ज्वला स्कीम भी लॉन्च की गई। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम लोगों ने बात करी थी हेल्थ की, कि हेल्थ को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, हेल्थ इंडिकेटर को या हेल्थ को हम लोग किस तरीके से अपने कंट्री के लोगों को हम लोग हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सोशल इंपावरमेंट की। देखो सोशल इंपावरमेंट को अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना, तो इसका मतलब होता है सामाजिक सशक्तिकरण, यानी सोसाइटी में लोगों को क्या करो? इंपावर करो, ठीक है। सोसाइटी में लोगों को इंपावर करो। अब देखो डेवलपमेंट इज फ्रीडम, ये वर्डिंग फिर से दोबारा देखो बार बार आएगी। ये वर्डिंग बोली किसने? ये वर्डिंग सेड बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को बताना प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था और किस चीज के लिए मिला था। मैंने आपको बहुत बार बताया क्लास में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट फ्रीडम है। अब फ्रीडम किससे होनी चाहिए? हंगर से लोग भूखे ना हो, पॉवर्टी गरीब ना हो, सर्विट्यूड, सर्विट्यूड होता है जब लोगों को ना स्लेव की तरह काम कराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अभी भी लोगों को स्लेव की तरह काम कराया जाता है। देखो डायरेक्टली नहीं देखने को मिलता सर्विट्यूड, बट हाँ जैसे लोगों ने ना एक वो बना रखी है कि भाई इस जो है इस तरीके के जो लोग हैं वो यही काम करेंगे, इनसे तो ऐसा ही काम करवाओ। समझ रहे हो आप? यानी उनको दूसरी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रहे हैं, ये सोच के कि नहीं इनका तो काम ही इस तरीके के काम करना है, इस तरीके के लोगों को तो ऐसा ही काम करना है, इनसे ऐसा ही काम कराओ। क्लियर? तो वो भी एक तरीके की सर्विट्यूड ही है कि आप बॉन्ड कर रहे हो उनको पर्टिकुलर उस काम के लिए, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, बॉन्डेज नहीं होनी चाहिए, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। इग्नोरेंस मैंने आपको बताया था, ठीक है, सोशल में सोसाइटी में बहुत जरूरी है। जब लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है,
उनको इंटरमिक्स नहीं होने दिया जाता, जिसकी वजह से एनॉयमिटी क्रिएट हो जाती है। याद है ना, हम लोगों ने माइग्रेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, एनॉयमिटी की वजह, एनॉयमिटी जो होती है वो आपकी सोशल कॉन्सिक्वेंस होता है। क्लियर? इलिटरेट होते हैं लोग, अगर इलिटरेट नहीं होंगे तो डेवलपमेंट होगा, या किसी भी तरीके का लोगों को अगर डोमिनेट नहीं किया जा रहा, तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं, ठीक है, लोगों को से सर्व्स की तरह काम नहीं कराया जा रहा, लोगों को बॉन्डेज नहीं किया जा रहा, लोग गरीब नहीं है, लोगों की हेल्थ अच्छी है, लोगों को एजुकेशन अच्छी मिल रही है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो यानी ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ये बात किसने वाली है? डेवलपमेंट इज फ्रीडम, यानी अमर्त्य सेन ने बोली है। क्लियर? कह रहा है freedom in real sense of the term is possible only with the empowerment and participation of the people in the exercise of their capabilities and choices in the society। मतलब बात ये है, कह रहा है ये फ्रीडम के लिए पहले लोगों को तो एम्पावर करो कि लोग क्या हो, खुद इतने अवेयर हो। अब आपने भी कभी नोटिस करी होगी कि जैसे देखो, जिन लोगों को नॉलेज होती है, ठीक है, सोसाइटी के बारे में नॉलेज होती है, मैं सोसाइटी में पार्टिसिपेट तभी तो कर पाऊंगी ना जब मुझे सोसाइटी के बारे में नॉलेज होगी। आज मान लो मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल मुझे साइंस की क्लास में खड़ा कर दिया और बोला कि आप ये इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर दो, क्या मैं लेक्चर दे सकती हूँ? नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, मेरे को उन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। क्लियर? तो वही है, अब सोसाइटी में अगर आपको पार्टिसिपेशन करना है तो जरूरी क्या है, आपको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, आप सोसाइटी से रिलेटेड अलर्ट होने चाहिए। ठीक है, सोसाइटी में आप अलर्ट होने चाहिए, सोसाइटी में क्या चीजें चल रही है उनसे रिलेटेड आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? तो वही वो कह रहा है कि जब जो है एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन होना पीपल्स का बहुत जरूरी है। एम्पावरमेंट का मतलब लोगों का अलर्ट होना, लोगों को नॉलेज होना, क्योंकि अगर लोग नॉलेजेबल का मतलब ये नहीं है पढ़ा लिखा, नॉलेज होगी लोगों को, ठीक है, लोग अवेयर होंगे अपने राइट्स को लेकर, हर चीज को लेकर, तभी वो क्या कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे कि सोशल एम्पावरमेंट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कि मतलब कैसे पता चलेगा कि लोग सोशली एम्पावर्ड हैं किसी सोसाइटी के या नहीं है। तो इसके लिए देखो, मैंने अभी आपको बताया कि नॉलेज होना सोसाइटी के बारे में, एक्सेस टू नॉलेज अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज होना ये लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीजें हैं, आपके फंडामेंटल्स हैं किसके, फ्रीडम से रिलेटेड, कि लोगों को अपनी सोसाइटी के बारे में नॉलेज हो, लोगों को अपने एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि देखो एट द एंड लोगों ने रहना कहाँ है, सोसाइटी में, और एनवायरमेंट तो ऐसा है, एनवायरमेंट को तो लोग कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। क्लियर? तो सोसाइटी और एनवायरमेंट ये दो की फैक्टर्स हैं। क्लियर? तो इसी में, और नॉलेज की शुरुआत होती किससे है, लिटरेसी से। नॉलेज की शुरुआत किससे होती है, लिटरेसी से। लिटरेसी मतलब व्हेन अ पर्सन इज एबल टू रीड और राइट और टू थिंक। ठीक है, तो जब पर्सन सोच सकता है, लिख सकता है, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी लिटरेसी। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपका लिटरेट होना जरूरी है। तो लिटरेसी इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज लेनी है तो वो नॉलेज आप कैसे लोगे, हाउ, उसका क्या है, तो हाउ यानी कैसे लोगे आप, लिटरेसी से लोगे। किससे लोगे आप, लिटरेसी से। तो लिटरेसी इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम। क्लियर? यहां तक समझ आया? ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इंडिया की लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में फिलहाल लिटरेसी रेट क्या है। तो अगर आप ओवरऑल इंडिया की लिटरेसी रेट देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 74.4% है। ठीक है, इंडिया में की लिटरेसी रेट क्या है, 74.4% है 2011, और अगर आप इसमें फीमेल लिटरेसी रेट देखोगे तो 65.46% है। ये ध्यान रखना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल लिटरेसी एज वेल एज फीमेल लिटरेसी इज हायर देन द नेशनल एवरेज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। मतलब पता है ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। कह रहा है कि जो फीमेल की लिटरेसी रेट है ना, वो हमारे टोटल इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है, 74% है। अगर आप इस लिटरेसी रेट को साउथ इंडिया की लिटरेसी रेट से कंपेयर करोगे ना, तो साउथ इंडिया में जो है फीमेल्स की लिटरेसी रेट इससे भी ज्यादा है। ठीक है, कैसे ज्यादा है ये देखो ना, साउथ इंडिया में जैसे मैं ले लूँ, सबसे पहले आपका कहाँ गया, केरला। ये देखो केरला, केरला में अगर आप देख रहे होगे तो हमारी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। केरला लिटरेसी में सबसे नंबर 1 पे आता है, सबको पता ही है। अगर उसमें भी आप देखोगे तो फीमेल की लिटरेसी रेट कितनी है, 91.98, 74 से ज्यादा है ना, 74 से ज्यादा, यहां से आपको पता चल रहा है। और हम लोग लेते हैं, ठीक है, और हम लोग साउथ के वो स्टेट्स लेते हैं, गोवा ले,
गोवा देखो, गोवा की अगर मैं बात करूं तो लिटरेसी रेट ओवरऑल देखो 87% है, क्लियर। और उसमें भी अगर आप फीमेल की देखोगे तो कितनी है, 81% है। पूरे इंडिया की कितनी है, 74, अगेन ज्यादा हो गया, क्लियर। ऐसे ही अगर आप अंडमान की देखो तो अंडमान में भी सेम यही सीन है, अंडमान में 86% ओवरऑल लिटरेसी है, और उसमें अगर आप फीमेल्स की देखोगे तो कितनी है, 81% है। कितनी है, 81%। ऐसे ही अगर आप पुदुचेरी की भी देखोगे सेम यही सीन है, ठीक है। तमिलनाडु की भी अगर आप देखोगे तो ज्यादा कम नहीं है, 73 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हो कि जो आपके साउथ के जो स्टेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया आपका, क्लियर, उसके अलावा आपका दमन एंड दीव हो गया, ठीक है, जो भी आपके साउथ के जो स्टेट्स हैं इनकी लिटरेसी रेट जो है फीमेल्स की ज्यादा है। अब क्या रीजन है कि आपने नोटिस भी किया होगा साउथ जो फीमेल्स होती है, साउथ इंडियन फीमेल्स होती हैं, वो ज्यादा लिटरेसी पढ़ी लिखी है। पता है बहुत सारे रीजन है, एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन होता है, देखो रीजन तो बहुत सारे ही बड़े होते हैं या सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन क्या होते हैं ना, लोग अलर्ट हैं। देखो अब बात क्या है कि केरला में लोग पढ़े लिखे ज्यादा है। अब पढ़े लिखे ज्यादा है तो समझते हैं हर चीज को। पढ़े लिखे होने से एक तो जो जेंडर जो ये डिफरेंस होता है, जेंडर बायसनेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लोगों के दिमाग से वॉश ऑफ हो जाता है, तो लोग सबको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली लिटरेसी रेट हाई होने से देखोगे आप कि फीमेल लिटरेसी रेट अल्टीमेटली हाई होगी। क्यों, रीजन ही यही है, रीजन ही यही है कि लोग पढ़े लिखे होंगे, सोचते हैं, लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं कि क्यों मेल्स को ही सिर्फ वो है पढ़ाना है, फीमेल्स की भी उतनी ही वैल्यू है, इक्विवेलेंट वैल्यू है, क्लियर। तो ये सारे रीजन है। ये पॉइंट समझ आया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है लेकिन देयर आर वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज इन लिटरेसी रेट अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप देखोगे रीजनली, मतलब एरिया टू एरिया अगर आप देखोगे तो लिटरेसी रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे साउथ इंडिया में आपको लिटरेसी रेट आपको सही देखने को मिल रही है, ठीक है। गोवा में आप देख लो 75% है, आंध्रा में देख लो 67 है, महाराष्ट्र में देख लो। यही अगर आप जो है इधर की तरफ जाओ, किधर की तरफ जाओ, अगर आपकी बिहार है, ठीक है, कहां गया, हाँ ये देखो, जैसे आपका बिहार है, यहां पे आपकी लिटरेसी रेट कम है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो छत्तीसगढ़ वगैरह, कहां गया छत्तीसगढ़, ये रहा, छत्तीसगढ़ में भी ठीक है लिटरेसी रेट 71, फिर भी कोई ज्यादा तो है नहीं है, क्लियर। झारखंड में अगर आप देखोगे तो 67% है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पे लिटरेसी रेट अच्छी है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे लिटरेसी रेट जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है उससे भी क्या है, कम है, 74 से भी कम है, क्लियर। तो वो आपको स्टेट्स यूपी आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर। यही वो कह रहा है डिस्पैरिटीज है, यही वो कह रहा है देयर इज अ स्टेट लाइक बिहार विच हैज वेरी लो 63.82% लिटरेसी रेट। देयर आर स्टेट्स लाइक केरला एंड मिजोरम विच हैव लिटरेसी रेट हाई। देखो केरला और मिजोरम जैसे स्टेट्स भी हैं जहां पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, बिहार झारखंड जैसे स्टेट्स भी हैं जहां पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, रीजनल वेरिएशन, स्पेशियल वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। ये 2 बार लग गया, अच्छा कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट में, हम बात करेंगे स्पेशल वेरिएशंस की, परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन द रूरल एंड अमंग द मार्जिनलाइज्ड। हाँ, एक ये चीज आप देखोगे क्या कि अगर आप देखोगे जो भी हमारे इंडिया के मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं आपके वो ग्रुप्स जो सोसाइटी में डिप्रीव्ड है, ठीक है, जिन पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, वो फेस तो सारे करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा या जो उस प्रॉब्लम से उभर नहीं पाएंगे, ठीक है, वो कौन करेंगे, वो लोग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। उसमें कौन आते हैं, आपकी फीमेल्स आ जाती हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट आती है, शेड्यूल ट्राइब्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं। तो इनमें अगर आप देखोगे तो इनकी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम है। फीमेल्स की देखो, अब आप यहीं पे ही देखो, आपने नोटिस किया होगा जिनमें स्टेट्स की टोटल जो है वो लिटरेसी रेट अच्छी भी है या कैसी भी है, उसमें आपने नोटिस किया होगा, ऐसा कोई आपने स्टेट देखा है, अब यहाँ पे नोटिस करो, आपने कोई भी ऐसा स्टेट देखा है जहां जिसकी ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो तो ठीक है, लेकिन जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो ओवरऑल लिटरेसी रेट से ज्यादा है। जैसे आप देखो केरला में भी अगर आप देखोगे, ठीक है, केरला में भी अगर आप देख पा रहे होगे तो ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है 93.91 है और फीमेल की 91.18 है तो कम ही ना 93 से। हाँ, वो बात अलग है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है तो कम ना। ऐसी अगर आप और स्टेट्स देखो,
और स्टेट देखते हैं, राजस्थान देखो देखो कितना ज्यादा वेरिएशन है, ओवरऑल लिटरेसी रेट 67% है, एक फीमेल की देखोगे तो 52% है, कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। ऐसी और भी बहुत सारे स्टेट्स अगर आप देखोगे तो, जैसे आप बिहार ही देख लो, अगेन 63.82% है ओवरऑल लिटरेसी रेट, लेकिन अगर आप फीमेल की देखोगे तो 53.3% है। तो ये यही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे जो है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं ना, जिसमें फीमेल्स होती हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, तो उनमें आपको लिटरेसी रेट कम देखने को मिलेगी। क्लियर, ठीक है, समझ आ रही है बात, ठीक है। Although there has been improvement in the percentage of literates among the marginalized section, yet the gap between the richer and the marginalized section of the population has increased over the years। कह रहा है हाँ ठीक है, पहले से अगर आप कंपेयर करोगे तो पहले जो मार्जिनलाइज की जो लिटरेसी रेट थी उससे थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। फीमेल्स की भी अगर मैं बात करूंगी तो इंप्रूवमेंट हुई है फीमेल्स की भी लिटरेसी रेट में, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें अचीव करना बाकी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया ही था, हमारे इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है? प्लानिंग कमीशन। वेल, अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब प्लानिंग कमीशन की जगह क्या है आपका? नीति आयोग, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है, पता है ना आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये आपकी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारे इंडिया में जो है मेजर करता है, और ये यूनिट्स किसकी देखता है? स्टेट्स और यूटीज की, मतलब ये देखता है कि स्टेट्स और यूटीज कितना डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, केरला विद द कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू, ओके, ठीक है, वैल्यू ऑफ 0.790 इज प्लेस एट द टॉप रैंक। यानी देखो यहां पे देखो, ये ना 2011 का प्लानिंग कमीशन का वो दे रखा है, 2011 का प्लानिंग कमीशन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया हुआ है इंडिया का। अगर आप देखोगे इसमें केरला का, तो केरला जो है टॉप 1 पे है, केरला का कितना है? 0.790, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी है क्या? केरला का है 0.790, कितना है? 0.790, ठीक है, केरला का। क्लियर, और यहीं पे ही आपको याद होगा जब हम लोगों ने इंडिया की बात करी थी कि इंडिया का वर्ल्ड में जो है वो कितना था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कितना था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? आई गेस 0.645 था, यही था ना, 0.645। तो आप क्या नोटिस कर पा रहे होगे? केरला का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ओवर, अगर आप इंडिया के कंपेरेटिव उससे देखोगे तो ओवरऑल इंडिया से ज्यादा है ना, ये चीज आप देख पा रहे होगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो केरला का नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय दिल्ली। सेकंड आपका क्या है? सेकंड आपका क्या है? आपका दिल्ली है, ठीक है, फिर आपका हिमाचल है, फिर आपका गोवा है, फिर पंजाब है। यानी ये इनका डेवलपमेंट सही है। अब देखो रीजन देखो ना, लिटरेसी रेट भी तो यहाँ सही थी, केरला में अच्छी थी, दिल्ली में भी अच्छी थी, हिमाचल में भी अच्छी थी, गोवा में भी अच्छी थी, अगर आप देख पा रहे होगे तो। एक सेकेंड एक्स्ट्रा लग गई है, इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि फिर, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे लिटरेसी रेट की। यस, दिल्ली कहाँ है? दिल्ली को जरा देखते हैं हम लोग। वेयर इज दिल्ली? दिख नहीं रही। चलो दिल्ली के बजाय हम लोग वो देख लेते हैं, गोवा देख लेते हैं। हाँ, गोवा का अगर आप देख पा रहे होगे तो गोवा में जो है आपकी कितनी है लिटरेसी रेट? गोवा में आप देख पा रहे होगे 87% है, लिटरेसी रेट अच्छी है। वही बात है, लिटरेसी रेट अच्छी है, लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो वही है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो कम है। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि जो जैसे जेंडर बायसनेस या ये सारी चीजें होती हैं वो कम है, तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो क्या है? डेवलप्ड है, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सारी चीजें सही है। क्लियर, ये बात समझ आ रही है आपको? और इसके अलावा जो है उसने पंजाब भी बोला है, तो देखो पंजाब में भी अगर आप देखोगे तो लिटरेसी रेट सही है, 76.68% है, फीमेल्स की भी ठीक है, 71.34% है। क्लियर, ये रहा दिल्ली, वही ये रहा, ठीक है। दिल्ली की भी अगर आप देखोगे तो लिटरेसी रेट अच्छी है, 86.34% है। तो ये यही कह रहा है। रीजन क्या है? देखो आप देख पा रहे होगे कि रीजन क्या है, ये जो आपके ये है, ठीक है, आपके कहाँ गए? यस,
यस हाँ, केरला जो है इसका सबसे ज्यादा है, और उसके बाद जो है फिर आपका दिल्ली है, हिमाचल है, गोवा है, पंजाब है। रीजन क्या है? लिटरेसी रेट अच्छी है, हेल्थ को लेकर भी लोग अवेयर हैं, तो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हैं। एज एक्सपेक्टेड स्टेट्स लाइक बिहार, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ आर एट द बॉटम अमंग द 23 मेजर स्टेट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाले स्टेट्स, देखो राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, एमपी हो गया, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये आपको डाउन में मिलेंगे। रीजन क्या है? रीजन वही है, लिटरेसी रेट अच्छी नहीं थी, बिहार की बेकार थी लिटरेसी रेट, ठीक है, झारखंड की बात करी थी उसकी भी लिटरेसी रेट ज्यादा अच्छी नहीं थी, राजस्थान की भी कोई खास अच्छी थी नहीं थी। क्लियर? तो यही सारी चीजें हैं। तो देखो ना, आपने नोटिस किया होगा ह्यूमन डेवलपमेंट कोई एक चीज से रिलेटेड नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन जो है अगर इंसान की अच्छी होती है तो अल्टीमेटली ह्यूमन एक रिसोर्स बनता है। आप लोगों ने ये बात पढ़ी भी होगी कि ह्यूमन एक अच्छा रिसोर्स तभी बन पाता है जब उसकी हेल्थ अच्छी होती है, और जब उसके पास एजुकेशन होती है, और जब मतलब एजुकेशन मतलब स्किल टैलेंट, ठीक है, वो एक्वायर करता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। तो कह रहा है देयर आर सेवरल, अब ये जो आपको वेरिएशंस देखने को मिली है इनके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे सोशल कारण भी है, पॉलिटिकल कारण भी है, इकोनॉमिकल कारण भी है, हिस्टोरिकल भी है। देखो, केरला इज एबल टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट वैल्यू इन द एसडीआई लार्जली ड्यू टू द इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इन अचीविंग नियर 100% लिटरेसी। देखो, आपने नोटिस किया है, ये मैंने अभी आपको बताया कि केरला में एसडीआई वैल्यू क्यों इतनी अच्छी है? लिटरेसी की वजह से। इन डिफरेंट सिनेरियो द स्टेट्स लाइक बिहार, एमपी, ओडिशा, यूपी हैव लो लिटरेसी। वही बात होगी जो अभी आपको बताई है कि इनकी लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो वही ये लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, इतने ज्यादा अवेयर भी नहीं है। स्टेट शोइंग हायर टोटल लिटरेसी रेट्स हैव लेस गैप्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल रेट्स। वही वो बात कह रहा है कि इन स्टेट्स में जो केरला है, गोवा है, पंजाब है, इनमें आपको मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, 2-3% का ही मिलेगा। इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स, ठीक है, economically developed states like Maharashtra, Tamil Nadu and Punjab and Haryana have higher value of HDI as compared to states like छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी। कह रहा है भैया छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी की कंपेटिवली अगर आप देखोगे, हरियाणा है, तमिलनाडु है, क्लियर, इनमें आपको क्या मिलेगा? आपको अच्छा खासा HDI मिलेगा। रीजन है वही लिटरेसी रेट, हेल्थ फैसिलिटीज। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, देयर आर सेवरल, ये हम उसी पे पढ़ रहे हैं। क्या रहे? ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसके अलावा रीजनल डिसोर्शंस एंड सोशल डिस्पैरिटीज विच डेवलप ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कंटिन्यू टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। देखो, ये यही कह रहा है कि जो रीजनल डिसोर्शंस हुआ था, रीजनल डिसोर्शंस पता कॉलोनियल टाइम पर हुआ था। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कुछ हमारे एरियाज डिवाइड हो गए। पंजाब को तो नहीं, खैर आप इधर की बात देखो, इधर अगर आप देखोगे बंगाल जैसा एरिया देखोगे, आप मद्रास जैसा एरियाज देखोगे, ये उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिवाइड करे। यहाँ पे डिवाइड वाली जो पॉलिसी उन्होंने खेली, तो जब उन्होंने डिवाइड वाली पॉलिसी उन्होंने खेली ना, तो उसकी वजह से उसका इंपैक्ट अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है। मद्रास है आपका, वहां पे देखने को मिलता है। और सोशल डिस्पैरिटीज तो वहां पर है ही है। सोशल डिस्पैरिटीज मतलब वहां पे सोसाइटी में जो कास्टिज्म वगैरह ये सारी चीजें भी थी, जिसकी वजह से भी वहां पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही कुछ उस तरीके का बना रहा। क्लियर? ओके, तो अब सीधी सी बात है, जब इतनी डिस्पैरिटीज है तो कुछ करना चाहिए। कुछ स्टेट्स में कुछ स्टेट्स अच्छा डेवलप्ड हो रहे हैं, कुछ स्टेट्स इतने अच्छे डेवलप्ड नहीं हो पा रहे, तो गवर्नमेंट कुछ करेगी, बिल्कुल करेगी। तो लेट्स सी गवर्नमेंट क्या करती है। तो गवर्नमेंट हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज द बैलेंस्ड डेवलपमेंट विद इट्स मेन फोकस ऑन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। गवर्नमेंट किसके ऊपर फोकस कर रही है? सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्योंकि ना देखो, आपने एक बात नोटिस करी होगी, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, चाहे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है ना, जिसमें आपकी फीमेल्स है, एससी है, एसटी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा जो होते हैं, क्या होते हैं? प्रोन होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है। क्लियर? या सबसे सिवियर इंपैक्ट आता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम स्टार्ट किया है। अब ये सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम होता क्या है? तो देखो, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसा करना है, ठीक है, सोसाइटी में कुछ बेसिक चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसा करना है कि सबको बराबर मिले, और बराबर के साथ जो लोग पिछड़े हुए हैं, मतलब जो अभी बैक है, ठीक है, उनको थोड़ा ज्यादा मिले, ताकि वो बाकियों के बराबर आ सके। क्लियर? तो इस सिस्टम में हमारी गवर्नमेंट ने जैसे सबसे पहले क्या किया है, रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट करी है। अब देखो, मैं आपको पहले एक बात बोल दूं, इस चीज को लेकर ना
प्लीज आर्ग्यू मत करना कमेंट्स में, मैं सिर्फ तुम्हें टॉपिक समझा रही हूँ कि गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन पॉलिसी स्टार्ट करी जैसे, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी जैसे पहले किसकी स्टार्ट हुई थी, एससी और एसटीज की, फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज में कौन ऐड ऑन किए गए, ओबीसी ऐड ऑन किए गए, क्लियर। फिर इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो वुमेन्स को भी जो है वो क्या किया गया है, अब रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे 1/3 सीट्स जो है वुमेन्स की कहां पर रिजर्व रखी जाती हैं, पंचायत में। कहां पर रिजर्व रखी जाती है, पंचायत में 1/3 सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं, क्लियर। तो ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये लोग जो है सिस्टम में आए, आगे आए और डेवलपमेंट के लिए काम कर सके, क्लियर। तो आप प्लीज इन टॉपिक्स के ऊपर कोई डिबेट मत करना, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि मैम रिजर्वेशन अच्छा है, ये है वो है, ऑल दीज आर डिबेटेबल। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इस डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम के अंडर ही गवर्नमेंट ने ये सारी पॉलिसी स्टार्ट करी है, रिजर्वेशन या जो भी आपके ये वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व रखी जाती है इसीलिए ही, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ना, जो पुअरेस्ट टू द पुअर है, उनको जो है वो सोसाइटी के बाकी लोगों के इक्वल आ सके, क्लियर। तो यही हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, यही वो कह रहा है सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्रू प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। प्लानिंग से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। इट हैज मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स बट दीज आर स्टिल बिलो द डिजायर्ड लेवल। मतलब वही है, अब मैं ये नहीं कह रही पहले से लेवल थोड़ा ऊपर हुआ है, ठीक है, रिजर्वेशन की वजह से या जो सीट्स रिजर्व रखी जा रही है उनकी वजह से लेवल थोड़ा ऊपर हुआ है, लेकिन अभी भी और डेवलपमेंट की नीड है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यस। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टॉपिक है आपके इस वाले चैप्टर का और फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। कह रहा है डेवलपमेंट इन जनरल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज पर्टिकुलर इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज इन सोशल साइंसेज। देखो डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों ही चीजें बहुत अलग अलग है। कह रहा है डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट अलग भी है और साथ ही साथ जो है ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपके क्या है, आपके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। क्यों कॉम्प्लेक्स टॉपिक है मैं आपको बताती हूँ, देखो कैसे है, इसी में ही आप पढ़ोगे। देखो इट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज फॉर एजेस इट वाज थॉट दैट डेवलपमेंट इज अ सब्सटेंटिव कॉन्सेप्ट एंड वंस इट इज अचीव्ड इट विल एड्रेस ऑल द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंटल हिल्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब पहले ये माना गया था कि भी डेवलपमेंट करते जाओ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा जो भी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है, कल्चरल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, वो सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ये माना गया था, इसीलिए डेवलपमेंट शुरू हुआ। लेकिन हुआ क्या, डेवलपमेंट जब होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव हुई है, लेकिन साथ ही साथ इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिला। क्या, रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ गई है। एक एरियाज डेवलप हो गए, कुछ एरियाज डेवलप नहीं हो पाए। एक पार्ट सोसाइटी का डेवलप्ड हो रहा है या एक जेंडर जो एक सेक्शन है वो डेवलप्ड हो रहा है, बाकी नहीं हो पाए। तो ये जो रीजनल डाइवर्सिटीज है, ठीक है, ये क्रिएट हो गई है, क्लियर। सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएट हो गई है, उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, देखो आप देखो ना, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का अगर आप लोग एग्जांपल ले तो देखो डेवलपमेंट की वजह से, देखो डेवलपमेंट करना था तो क्या बनाए गए हैं, क्या बनाया गया, डैम बनाया गया। लेकिन डैम की वजह से ही आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को डिस्प्लेस भी करना पड़ा। तो ये तो इसका पॉजिटिव साइड हो गया डेवलपमेंट का। लेकिन यही अगर आप देखोगे तो डैम की वजह से जो लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है वो उसका क्या है, नेगेटिव साइड है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि डेवलपमेंट का एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। जैसे इसमें आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका ले सकते हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन का। आपको पता होगा ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल मूवमेंट रहा था, ठीक है। मेधा पाटकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेधा पाटकर और बाबा आमटे, ठीक है, इन दोनों का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इन्होंने बहुत कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करे थे। जो सरदार सरोवर डैम पे बन रहा था ना आपका, तो नर्मदा रिवर पे डैम बन रहा था, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। ऑल्दो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम डैम तो बना, लेकिन उनको फिर कॉम्पनसेशन मिला था वहां के लोगों को, क्लियर। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने भी फंडिंग रोक दी थी। ये बात भी आप ध्यान रखना कि जब वर्ल्ड बैंक ने देखा ना डैम बनाने के लिए, पहले वर्ल्ड बैंक फंडिंग दे रहा था, इंडिया को कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि लोग इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी फंडिंग तक रोक दी थी, क्लियर। और ये पहली बार हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री में कि वर्ल्ड बैंक को अपना डिसीजन बिकॉज ऑफ पब्लिक पीपल, नॉर्मल पब्लिक चेंज करना पड़ा, क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो कि डेवलपमेंट की वजह से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी अपॉर्चुनिटीज वगैरह सब जो भी वो मतलब खा रहे होते हैं, जो भी उनकी सारी चीजें होती हैं वो
उससे डिप्रीव्ड हो जाते हैं। एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरमाइनिंग द ह्यूमन वैल्यूज, एंड सबसे मेजर तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो आप देखने को मिल रहा है आपको। आपने नोटिस किया होगा हमारे इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसर्न है, आपने नोटिस भी किया होगा, अब पिछले 50-60 सालों में ज्यादा देखा जा रहा है ना, मेजर कंसर्न बन गया। स्पेशली अगर मैं बात करूं 80s के बाद की, अगर मैं बात करूं 70s के बाद की अगर मैं बात करूं, तो ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न बन गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस, यूएनडीपी इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो हुआ क्या था 1993 में यूएनडीपी ने अपनी डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या बोला था कि देखो, जो भी ट्राई टू अमेंड सम ऑफ इट्स इम्प्लिसाइड बाइसेस एंड प्रेजुडिसेस व्हिच वर एंट्रेंच्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब उन्होंने ये बोला था, यूएनडीपी ने ये बोला था कि डेवलपमेंट की वजह से जिन भी लोगों के साथ बायसनेस हुई है, ठीक है, या जिस भी टॉपिक्स में बायसनेस हुई है, जैसे इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा हार्म हो गया है, तो अब हमें उनको क्या करना है, हमें उनके ऊपर काम करना है। कैसे काम करना है? इसके लिए बहुत जरूरी है लोगों का पार्टिसिपेशन और उनकी सिक्योरिटी। ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का सबसे मेजर कंसर्न था कि लोग पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ये नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ जा रहा है लेकिन लोग उस डेवलपमेंट से खुशी नहीं है या उस डेवलपमेंट के लिए कुछ अपना योगदान ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और उनकी सिक्योरिटी सबसे मेजर कंसर्न है। ठीक है, इट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन। देखो ये वर्ड आपकी बुक में इस चैप्टर में 2 से 3 बार आया है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, दोबारा बता देती हूँ। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज तो बढ़ाओ लेकिन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल करो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि सभी के लिए इक्वल बांटो। अब रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं लेकिन सोसाइटी के सिर्फ एक ही पार्ट को उससे फायदा हो रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये बात बोली गई है। एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एज मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। कह रहा है कि अगर ये चीजें होंगी ना तभी इंसान का डेवलपमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन उन रिसोर्सेज से फायदा सिर्फ एक ही सेक्शन को हो रहा है, कोई फायदा नहीं है डेवलपमेंट का, लिटरली फायदा नहीं है। यही बात किसमें बोली गई है? यूएनडीपी रिपोर्ट 1993 में बोली गई है। आप ये बात ध्यान रखना, ये इस रिपोर्ट के कीवर्ड्स हैं। पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है, देयर सिक्योरिटी, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, ये इस रिपोर्ट के कीवर्ड्स हैं। आप ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। ठीक है, द रिपोर्ट रिकॉग्नाइज ग्रेटर कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज। हाँ, ये भी कीवर्ड है कि जो सिविल सोसाइटीज होते हैं उनका रोल कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये कि सिर्फ नाम के लिए काम ना करें। अब सिविल सोसाइटीज में आपके क्या आते हैं? सिविल सोसाइटीज में आपके जितने भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओज वगैरह, ठीक है, वो सब आ जाते हैं कि वो काम करे अपना, ठीक है, और वो काम करें और फिर वो जो है सोसाइटी में पीस लाने की भी कोशिश करें और डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन झगड़े हो रहे हैं। जैसे हम नर्मदा बचाओ आंदोलन का आपको बताया कि डेवलपमेंट के पर्पज से डैम बनाया जा रहा था लेकिन हुआ क्या, सोसाइटी के अंदर झगड़े होने स्टार्ट हो गए, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो सोचो कितना उस टाइम पे इकोनॉमी को या किस टाइम पे उस टाइम पे आसपास लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, तो पीस मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्लियर? और ये सारे इश्यूज कहां पर एड्रेस करे गए हैं? 1993 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द व्यूज, ठीक है, हाँ, द व्यूज एक्सप्रेस बाय द नियोमैल्थनिस, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट। तो देखो कुछ हमारे इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक व्यू दिया है। क्या? वो कहते हैं कि अगर एक हैप्पी और पीसफुल सोशल लाइफ चाहिए ना तो ये होना बहुत जरूरी है। क्या? बैलेंस। बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में? पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में। मतलब अब देखो ना, आप खुद सोचो, किसी भी चीज को अगर हमें ठीक करना है तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन मान लो बढ़ती जाए और रिसोर्सेज ना बढ़े तो क्या होगा? जो चीजें कम है उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा बहुत ज्यादा। सेम वही चीज है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि देयर हैव बीन मार्जिनल एक्सपेंशन इन द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 300 ईयर्स, कि पिछले 300 सालों में जो है रिसोर्सेज में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, मतलब रिसोर्सेज ज्यादा नहीं बढ़े हैं लेकिन पॉपुलेशन धड़ धड़ बढ़ती जा रही है। आपने नोटिस भी किया होगा, जो हमने थर्ड फेज ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा था उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ी थी लेकिन उसी टाइम पे आपको याद होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन भी काफी इंक्रीज हुई थी। इनफैक्ट मैं पढ़ भी रही थी अभी कि उस टाइम पे वर्ल्ड पॉपुलेशन 3 बिलियन के आसपास पहुंची थी। क्लियर? समझ आ रही है बात? ठीक है, तो आपने क्या, इन्होंने क्या बोला कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज उसके कंपैरेटिवली नहीं बढ़ रहे हैं, तो इनमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये बात बोली है इकोलॉजिस्ट ने। डेवलपमेंट हैज ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंक्रीजिंग द मल्टीपल यूजेस ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हुआ क्या है?
रिसोर्स उतने के उतने उसके यूजेस बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज है उसके यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसके ऊपर भी तो प्रेशर आ जाएगा ना। तो सेम यही चीज वो कह रहे हैं, हैज बीन enormous increase in the demand for these resources, therefore the prime task before any development activity is to maintain parity वही बैलेंस between population and resources। तो ये बात आप ध्यान रखना, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, जो आपके इन्वायरमेंटलिस्ट है, ये इकोलॉजिस्ट है, वो किसके बारे में बात करते हैं, तो वो बैलेंस के बारे में बात करते हैं, पेयरिटी के बारे में बात करते हैं कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज में पेयरिटी होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद सर रॉबर्ट माल्थus, हाँ ये माल्थus वही है जो आपकी इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, सर रॉबर्ट माल्थus जो थे ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बताया था कि हमारे जो रिसोर्स है इनकी स्कार्सिटी होती जा रही है, कमी होती जा रही है एज कंपेयर टू ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब वही कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़ रहे हैं। Apparently, this argument looks logical and convincing, but a critical look will reveal certain intrinsic flaws, such as resources are not a neutral category। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो इसमें ना, ठीक है, ये बात तो आपको देखने में बिल्कुल सही लग रही है कि भाई हाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज उतने नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ना यहाँ पे एक चीज और भी है कि जो आपके रिसोर्सेज है वो एक न्यूट्रल कैटेगरी में नहीं है। न्यूट्रल कैटेगरी में नहीं होने का मतलब ये है कि जो आपके जो भी रिसोर्सेज है ना, वो जितने भी हैं, कुछ लोगों के पास तो है, उनके हैंड में है, बट वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल इन द सेंस कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो सिर्फ रिसोर्सेज को बढ़ाओ मत, उनका डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब एक बात बताओ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा दिया, लेकिन हमने क्या देखा, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कुछ ही लोगों के हाथों में, तो भी कोई फायदा नहीं होगा ना। फायदा तो तभी होगा जब वो डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के या वर्ल्ड में लोगों के, हर एक लोगों के पास इक्विवेलेंट हो। क्लियर। तो वो यहाँ पे वो इसी चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज देयर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सिर्फ रिसोर्सेज का होना जरूरी नहीं है, उनका सोशल डिस्ट्रीब्यूशन, वो बटे कैसे हुए हैं सोसाइटी में, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। अभी तो आपको बताया कि सोसाइटी में जब तक रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि ये तो वही बात हो जाएगी, फिर रिच और पुअर्स के बीच में गैप बढ़ता ही जाएगा, वो तो वो पैरिटी तो कभी आएगी नहीं ना। Resources everywhere are unevenly distributed. Rich countries and people have access to large resource baskets while the poor फाइंड देयर रिसोर्सेज श्रिंकिंग। वही बात है कि रिच कंट्रीज के पास तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, जबकि जो पुअर लोग हैं उनकी जो रिसोर्सेज बास्केट है वो कम होती जा रही है, इसलिए क्योंकि उनके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। मोर ओवर अनएंडिंग परस्यूट फॉर द कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज बाय द पावरफुल एंड यूज ऑफ द सेम फॉर एग्जिबिटिंग One's prowess is the prime cause of conflicts as well as the apparent contradictions between population, resource and development। ये यही बोल रहा है कि हुआ क्या जा रहा है कि कुछ पावरफुल लोगों का या कुछ पावरफुल्स का जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल है किसके ऊपर, रिसोर्सेज पर, और वो ही उसको बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से, भाई एक बात बताओ ना, सोसाइटी के एक ही सेक्शन के पास रिसोर्सेज है, पुअर सेक्शन के पास रिच सेक्शन के पास रिसोर्सेज है, वो ही बार बार उनको यूज कर रहे हैं, वो उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने से लोअर सेक्शंस के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनके बीच में आपस में क्या हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, और यही वजह है कि जो पॉपुलेशन, रिसोर्स और डेवलपमेंट के बीच में भी जो है कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब डिसबैलेंस देखने को मिल रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज उतने बढ़ नहीं रहे हैं, प्लस जो बढ़ रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना नहीं है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट सारा नहीं हो पा रहा, और एट द एंड फिर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। क्लियर। अब इसी में हम लोग बात करेंगे कि कुछ हमारे इंडियन कल्चर इस बारे में क्या कहता है। तो देखो, आप लोगों को पता है हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, शुरू से रिसोर्सेज को लेकर उनकी एक बहुत अच्छी सोच रही है। जैसे आपने नोटिस भी किया होगा, हमारे जो आदिवासीज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जंगलों की, पेड़ों की, ट्रीज की, अर्थ की, मिट्टी की, इन सब की पूजा करते हैं। तो मतलब हम उनको एक अच्छा एक लेवल देते हैं। क्लियर। तो यही वो कह रहे हैं, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज बीन वेरी सेंसिटिव, ठीक है, टू द इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट टू से दैट द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स वर एसेंशियली अ कंसर्न
कंसर्न अबाउट द बैलेंस एंड हार्मनी अमंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। आपने नोटिस भी किया होगा, आपने इनफैक्ट हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जो ये लोग होते थे, ठीक है, वो अपने कल्चर से कितने कनेक्टेड होते थे कि हाँ कुछ स्पेसिफिक जीवों की हम लोग पूजा किया करते हैं, इनफैक्ट करते थे और अभी भी करते हैं, ठीक है। पेड़ों की हम लोग पूजा करते हैं, फ्रूट्स की हम लोग पूजा करते हैं, कई फ्रूट्स की भी लोग पूजा करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मतलब वो हमेशा इसमें क्या, और अब वो पूजा करते हैं तो इसलिए उनको बचा के भी रखते हैं, तो वो एक हार्मनी हमने नेचर में अपनी देखी है। तो इसमें महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी कि हार्मनी और बैलेंस होना चाहिए, कि इसके बीच में आपके पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के बीच में क्या होनी चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है, ठीक है, बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से क्या हो गया है, मोरालिटी लॉस हो गई है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो क्या रहा है कि जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। प्रॉफिट देखने की वजह से, जैसे आप लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन में भी पढ़ाई है कि वो प्रॉफिट की वजह से वो वर्कर से क्या करा रहा है, बहुत सारा काम करा रहे हैं। अब बहुत सारा काम करा रहे हैं, उनको वेजेस उतनी दे नहीं रहे हैं, ना अपने प्रॉफिट का पार्ट उनके साथ कोई शेयर कर रहे हैं, तो उनकी जो मोरालिटी है वो कम हो गई है, सेल्फ रिलायंस कम हो गया है, कह रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो उन्होंने बोला था कि हमें बेसिकली क्या करना है, हमें म्यूचुअल कॉपरेशन के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो उन्होंने बात करी है ऑस्टेरिटी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस आर द की टू अटेन हायर गोल्स इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एट दैट ऑफ नेशन। कि अगर किसी भी नेशन को या किसी भी इंडिविजुअल को अपना डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले ऑस्टेरिटी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए। ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल का मतलब है कि इंडिविजुअल्स के लिए आप लोग स्ट्रिक्ट हो जाओ। स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाओ। स्ट्रिक्ट होने का मतलब यह है कि इंडिविजुअल्स के ग्रोथ को लेकर आप स्ट्रिक्ट हो जाओ। ग्रोथ मतलब उनकी करनी ही करनी है, सिर्फ आप अपने ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं हो सकते हो। ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ, ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ का मतलब यह है कि जो अमीर लोग हैं वो जो है अपनी वेल्थ का कुछ पार्ट जो है वो पुअर्स में विलिंगली जो है वो क्या करें, गिव ऑन करें। रीजन इससे क्या होगा, ताकि जो लोग हैं रिसोर्सेज है वो क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो जो लोग डिप्रीव्ड हैं जिन चीजों से उनको भी वो चीजें मिल सके, ठीक है। और नॉन वायलेंस होना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें ऑफ कोर्स बिना किसी होनी चाहिए, तो तभी जो है हायर गोल्स आप अचीव कर सकते हो। और इनफैक्ट उनके ये जितने भी व्यूज थे, एक रिपोर्ट आई थी रोम रिपोर्ट, ठीक है, 1972 में, लिमिट्स टू ग्रोथ, उसमें भी उनके बारे में बात करी गई है जो महात्मा गांधी जी ने बोला है, ठीक है। और एक ये बुक है उसके अंदर भी बात की गई है, ब्रेटन लाइन कमीशन। ब्रेटन लाइन कमीशन रिपोर्ट जो थी, ये रिपोर्ट ने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी। किसकी बात करी थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि वो आपकी प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी पूरी हो जाए, फ्यूचर की नीड्स के भी लिए भी फुलफिल हो जाए और एनवायरमेंट को भी हार्म ना हो, ठीक है। और ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एजेंडा 21 रिपोर्ट, ये तो 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। रियो कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट अर्थ समिट जिसको बोला जाता है। तो इन जितने भी ये मेजर समिट्स हुई हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड बातें हुई हैं, ठीक है, बुक्स हैं, उन सब में जो है महात्मा गांधी के बारे में बात करी गई है, या जो उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को लेकर, उनसे बात करी गई है कि बिल्कुल कि अगर डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है या डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेंटेन या सस्टेन रखना है या उसको ग्रो करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिसोर्सेज इंक्रीज हो, लेकिन इंक्रीमेंट के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए, आई होप द चैप्टर इज क्लियर टिल हियर। उसके बाद अब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, हम लोगों ने पूरी तरीके से ये चैप्टर अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो ये चैप्टर रहेगा, मतलब ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, इसकी जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो रिवीजन बेस्ड रहेगी, जिसमें हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। वही सारे स्टैटिक क्वेश्चंस, कुछ आपके स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और कुछ आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इस चैप्टर से ना असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे बनेंगे। तो आप लोग ना एक बार चैप्टर को थॉरोली रीड कर लेना, सो दैट कि आप लोग असर्शन रीजन के साथ अच्छे से उनको आंसर्स कर पाओ। क्योंकि देखो असर्शन रीजन में ही प्रॉब्लम आती है मेनली बच्चों को, वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।